अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। मैं हूं आपका दोस्त रागिब वजदानी। इस वक्त हम मौजूद हैं बहादुरगंज विधानसभा अंतर्गत पत्ती मिल बिरनिया, जो फेमस जगह है, चाय के लिए फेमस है और चाय के लिए फेमस जगह है। और चाय के बारे में पूरा चर्चा करेंगे हम शहंशाह अकबर साहब से, सामाजिक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। और इस वक्त हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं मुद्दे की बात दोस्तों के साथ। सबसे पहले शहंशाह अकबर साहब और जितने भी दोस्त हमारे जुड़े हुए हैं, पहले आप अपना इंट्रोड्यूस कराएं। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। मैं शहंशाह अकबर, बेसिकली मैं पलासमनी पंचायत के बीरपुर गांव से हूं। अभी पिछले 2.5-3 सालों से घर पकड़ा हूं। पहले मैं स्टडी कर रहा था, लेकिन अब सोशल इश्यूज़ को लेके जब आया हूं, देखने के लिए निकला हूं, तो देखता हूं कि हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जिसे हमारे रहनुमा लोग के नज़र तक जा ही नहीं पा रही है। इसलिए आप हमारी जो जितने सारी संगठन है और मेनली हमारी युवा संगठन जो बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ को उठाए, जैसे कि बहुत सारे बेसहारा गरीबों को इलाज के लिए आगे आए, तो इससे मैं मुतासिर हुआ। एजुकेशन के बारे में जैसे बोल रहे थे, आपने एजुकेशन कहाँ तक हासिल किया? जी, मैंने ग्रेजुएशन किया है चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ से, जिसका इंस्टीट्यूट था IIMT कॉलेज ग्रेटर नोएडा। उसके बाद मैंने MBA किया है एक्यूरेट इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, जो UPTU, जो अब AKTU हो गया है, अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी UP। तो क्या मतलब आगे का क्या मिशन है आपका, क्या करना चाहते हैं आप, या राजनीति में आप, जैसे कि आप लगातार राजनीति में घुस चुके हैं और जगह जगह कैंपेनिंग हो रहा है आपके तरफ से, तो क्या राजनीति पूरी तरह से आप राजनीति करेंगे या फिर? नहीं, मैं एक चीज़ यहाँ पे आपको कहना चाहूँगा कि हम युवा जो आज से अगर 10 साल पहले की राजनीति देखिएगा, तो उसमें युवा की भागीदारी नथिंग थी हमारे सीमांचल में, जिस कारण आप देख रहे होंगे हमारे सीमांचल में बहुत बदहाली थी, क्योंकि एक तरह का काउंटर करने वाला नहीं था हमारे समाज में। अब से पहले जो जितने सारे विधायकगण या MP गण हुए हैं, हारने के बाद वो साइड हो जाते, कोई ऐसा विपक्ष, मजबूत विपक्ष नहीं रहता था, जिस कारण हमारे समाज का भला नहीं हो पा रहा था। और जहाँ तक मेरे बारे में हुआ कि हम पॉलिटिक्स, तो अभी मैं बहुत जल्द बिजनेस, अपना सेल्फ बिजनेस स्टार्ट करने जा रहा हूँ। उसके बाद मैं सोच रहा हूँ कि पॉलिटिक्स कोई गलत चीज़ नहीं है। अगर आप समाज की हित के लिए अगर सामने आ रहे हैं, अगर वो आदमियों को लग रहा है कि वो पॉलिटिक्स है, तो हाँ, मैं पॉलिटिक्स करने के लिए तैयार हूँ। चलिए, कई अहम मुद्दों को लेकर आपसे बात होगी। फ़िलहाल हम लड्डू सरकार साहब यहाँ पे मौजूद हैं और समाज से भी हैं एक अच्छे, उनसे। अस्सलाम वालेकुम जी, चलिए कंटिन्यू। मैं आपका दोस्त लड्डू सरकार। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं एक बिरयानी लवर हूँ और बिरयानी से काफ़ी शौकीन रखता हूँ, और बिरयानी के साथ साथ कुछ राजनीतिक हलचल पे भी खबर रखता हूँ, और तीखी नज़र है। और इस बार जो भी सरकार आएगी या जो भी होगा, इंशाल्लाह अपने बिहार के लिए बेहतर रहेगा। शुक्रिया। आपने एजुकेशन के बारे में बताइए। एजुकेशन मेरा ग्रेजुएशन हो चुका है और मैं एक बेरोजगार लड़का हूँ, और मैं चाहता हूँ है तो इसके लिए आपने आवाज़ लगातार जो है खबर सीमांचल के माध्यम से उठाया होगा। नहीं, मैंने बहुत बार अपने जो दिल की बात थी वो सोशल साइट्स के प्लेटफॉर्म तक मैंने कही है, और इस बार हम उम्मीद करेंगे जो भी सरकार आएगी, इंशाल्लाह हम जैसे युवाओं के लिए बेहतर से बेहतर रोज़गार देंगे हम लोगों को। बहादुरगंज विधानसभा टेरागाज प्रखंड से आप बिलोंग करते हैं, कहाँ से हैं आप? यहाँ के क्षेत्र के बारे में बताइए आप। नहीं, यहाँ हर चीज़ की कमी है, और ना ठीक से रोज़गार है, ना शिक्षा है, ना आपका रोड का हालत आप देख ही रहे होंगे, शिलान्यास चल रहा है, तो यही सब चीज़ है। बाकी हम लोग बहुत पिछड़े हैं। आप अगर किसी और प्रखंड के बारे में वहाँ से कंपैरिजन करेंगे यहाँ का, तो बहुत पिछड़ा है, लेकिन इस वजह से। हाँ, बोलिए। आप जो बोल रहे हैं ना, हर चीज़ की कमी है, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे रिसोर्स बहुत ज़्यादा है, जिसका यूटिलाइज नहीं हो रहा, जिस कारण हो रहा है क्योंकि हम लोग को वो जानकारी नहीं है। नहीं, देखिए, जानकारी होने से नहीं होगा। किसी भी चीज़ को, एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट को ले आने के लिए, अगर किसी भी चीज़ को पहले एक प्लांट की तैयारी होती है। यहाँ पे अगर प्लांट सेटअप करती है यहाँ की सरकार, तो आज हमारे यहाँ पे
क्लास के लोग हैं वो बाहर जाके खटने नहीं आते। अगर यहाँ पे एक अभी पाट का कारखाना होता, एक जो अगर वो जूट मिल होती तो अभी हमारे बहुत सारे लोगों को यहाँ पे रोजगार मिलता। तो यहाँ पे रिसोर्स है ऑलरेडी, यहाँ पे मुख्यमंत्री द्वारा उद्घाटन करके गया हुआ है, चालू नहीं हुआ है। तो इसमें कहीं ना कहीं यहाँ के सांसद और एमएलए का कमी है ना, कि वो कभी उसको दोबारा सोचा ही नहीं कि ये क्या है, इसको फिर से ये चालू हो ताकि यहाँ पे एक बेरोजगारी दूर किया जाए। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे रिसोर्स की कमी नहीं है, रिसोर्स की अंबार है। बस यहाँ के को पब्लिक के मुनाफे के लिए नहीं करना चाह रहे हैं। हाँ, यहाँ एक सीमांचल का क्षेत्र और हमारे यहाँ का एक ये क्षेत्र है कि यहाँ वोट बैंक का काम बहुत दिनों से चल रहा है, जो शुरू से आप लोग देखते आ रहे हैं कि वोट बैंक के वजह से हम लोग कुछ ज़्यादा नहीं सोच पाते हैं, तो विपक्ष में बढ़ जाते हैं। और जब चुनावी हलचल होती है तो लास्ट में क्या होता है, विधानसभा चुनाव है नज़दीक और सभी प्रत्याशी जो है जगह जगह जा कर के अपने मुद्दों को रख रहे हैं लोगों के बीच। जो है कैंपेनिंग उन लोगों का स्टार्ट है। मौजूदा विधायक भी जगह जगह जाते हैं, ठीक है, और शिलान्यास समारोह में जाते हैं और कई रोडों का शिलान्यास किया। कई जगह काम हो रहा है, कहीं नहीं हो रहा है, ठीक है, लोग आवाज़ भी उठा रहे हैं। इसके बारे में क्या राय है? देखिए, यहाँ पे जो भी नेता हैं या जो भी अपनी बात रखते हैं मंचों के थ्रू, ये सिर्फ एक दूसरे की कमी को सिर्फ गिनाते हैं, ना कि उनका कोई एस्टीमेट है कि हम आएंगे या 5 साल हमको अगर कोई मौका दे तो रोड घाट सड़क पुल पुलिया पे ही मतलब अब वहीं तक सीमित है। कोई भी नेता ये बात नहीं बोला कि हम अगर इस बार आए तो टेढ़ागाछ के लिए कुछ अलग स्पेशल पैकेज देंगे या बहादुरगंज के लिए कुछ अलग स्पेशल पैकेज देंगे या एक कॉलेज बनाएंगे या कुछ भी बनाएंगे। जैसे हम आपका कोचाधामन में देख लीजिए, 2-4 काम, मैं तारीफ ज़्यादा नहीं करूँगा, 2-4 काम जो भी हुआ है वो हुआ है वहाँ पे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कोचाधामन में विकास हुआ है? हाँ, कोचाधामन में हमारे बहादुरगंज के बनिस्बत मुझे लगता है कि ज़्यादा हुआ है। अच्छा। बाकी सबका अलग अलग नज़रिया है, इससे हम कोई अगर कहेगा कम हुआ है तो हम उसको कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ से ज़्यादा हुआ है। क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभी हम लोग ये बताइए कि यहाँ रोड सही से नहीं है और वहाँ पे ये हाल है कि रोड वगैरह का अभी वो लोग शिक्षा पे बात कर रहा है। अभी आप फ़िलहाल देखिए, एक हॉस्टल बना है अल्पसंख्यक के लिए, ये बहुत बड़ी बात है वहाँ के लोगों के लिए। और वहाँ पे युवा जागरूक है, यहाँ पे भी जागरूक है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि और यही क्या चीज़ है कि वहाँ के युवा जागरूक और हम लोग जागरूक जरूर है, लेकिन 2 खेमे में बटे हुए हैं। हम लोगों को एक प्लेटफॉर्म में आके एक सोच बन करके लोगों तक पहुंचानी चाहिए, या यहाँ के जो भी प्रतिनिधि हैं उनसे हम लोग किसी भी मंच में जाए उन लोगों से ये पूछना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं, पैकेज क्या दे रहे हैं हम लोगों के लिए, हम स्टूडेंट के लिए क्या कर रहे हैं आप लोग, या हम लोगों के लिए कुछ अलग टेढ़ागाछ वासियों के लिए। बहुत लोग जाते हैं, अब जैसे देखिए यहाँ के बहुत प्रतिनिधि उस पार जाते हैं टेढ़ागाछ, सिर्फ एक ही बात बोलते हैं, टेढ़ागाछ वालों को ठगने का काम किया, उसके अलावा कोई चीज़ नहीं, कोई बहस नहीं। आदमी हमारे इतने बोला हाँ सही बात है, ठगने का काम। अरे क्या ठगने का काम किया, आप क्या पैकेज दे रहे हैं इस बारे में आप तो कुछ ना बोलिएगा, कुछ नहीं बोलता है, बस ठगने का काम किया, इमोशनल 2-4 स्पीच दे दिया, अपना माइक उठाया, गाड़ी में बैठा, निकल गया। तो ये सब चीज़ सोचने की ज़रूरत है और उनको एस्टीमेट की ज़रूरत है कि आप पैकेज क्या दे रहे हैं, हम लोगों के लिए, युवाओं के लिए करना क्या चाह रहे हैं आगे, किस हिसाब से आपको हम चुने, हम आपको क्यों चुने। तो बहुत सारी सवाल है, इन पर हम लोग विचार विमर्श करना चाहिए। पास आते हैं और यहाँ पे भावी मुखिया प्रत्याशी डेरा हमारी पंचायत के जो है एहतसाम राही साहब मौजूद हैं, एक अच्छे समाज से भी हैं और लगातार जो है बहादुरगंज विधानसभा को वॉच कर रहे हैं आप, और कोचाधामन विधानसभा से बिलोंग करते हैं। आप बताइए कोचाधामन विधानसभा में क्या मतलब विकास हुआ है या फिर इसके बारे में बताएं आप। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, मैं एहतसाम राही कोचाधामन के डेरा हमारी पंचायत के धनपुरा गांव से बिलोंग करता हूं। मैं लगातार आई थिंक पिछले 8 मंथ से कंटिन्यू बहादुरगंज विधानसभा का दौरा कर रहा हूं युवा संगठन किशनगंज के साथ। तो यहाँ की जो बदहाली, यहाँ का जो हालात देखता हूं मैं, सच में बहुत तकलीफ़ होती है। कोचाधामन के कोचाधामन में विकास हुआ है, नो डाउट काम हुआ है, लेकिन वहीं बहादुरगंज जितना तेज़ी से कोचाधामन में विकास हुआ है, वहीं बहादुरगंज में अगर हम देखते हैं
तो जीरो नील बराबर विकास हुआ है। यहाँ सिर्फ विकास के नाम पे विनाश हुआ है। यहाँ के जनता को जैसे नेता, किस तरह का नेता चुनना चाहिए आपके तरफ से, क्या लोगों को मैसेज है? यहाँ का नेता जो है, मतलब मैं देख रहा हूँ कि अभी मीम से बहुत सारे प्रत्याशी हैं, तो यहाँ का एक बिल्कुल मतलब एक ऐसे नेता की ज़रूरत है जो क्वालिफाइड हो, जिनमें मतलब आँख से आँख मिला के बात करने की ताकत हो और क्वालिटी हो उनके अंदर, काम करने का एक जज्बा हो। बस ऐसे पॉलिटिशियन चाहिए। यानी कोचाधामन और बहादुरगंज विधानसभा में कहने मतलब कोचाधामन आगे चल रहा है, बिल्कुल, क्या यही कहना चाह रहे हैं हम? जी, सच में ये आगे चल रहा है, इसमें कोई बड़ी बात जी। नहीं है। और दूसरी तो बात ये- बहादुरगंज विधानसभा से आप हैं शहंशाह अकबर साहब, आप बताइए कि यहाँ के लोगों को किस तरह का नेता चुनना चाहिए, बताइए आप। देखिए, जैसा कि अभी एहतसाम भाई बोल रहे थे कि कोचाधामन में विकास हुआ है, वहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई है। मैं भी ये मानता हूँ विकास ही तरह से आप कह सकते हैं कि हमारे वहाँ के जो अभी प्रेजेंट विधायक है, उन्होंने पब्लिक और जो हमारे यहाँ के जो पहले के जो एमएलएज या एमपीज थे, तो वो लोग बहुत दूरी बना के रहते थे पब्लिक से। वो लोग सिर्फ वोट के टाइम जाते थे और आते थे, लेकिन मास्टर मुजाहिद साहब वो आकर के उस दूरी को ख़त्म किए। ये चीज़ बिल्कुल परफेक्ट है। लेकिन अभी हमारे बहादुरगंज विधानसभा के बारे में जहाँ तक देखिएगा, तो कोचाधामन ने एक पढ़ा लिखा आदमी को चुना, तो उसका आप रिजल्ट देखिए कि वहाँ पे लाइब्रेरीज़ बनती है, वहाँ पे हॉस्टल्स बनते हैं, वहाँ पे शिक्षा की बातें होती है, वहाँ पे रोड्स बनती है। लेकिन हमारे बहादुरगंज में एक चीज़ एक चीज़ हम देख रहे हैं कि बहादुरगंज में जहाँ तक मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे मैं विधायक से ज़्यादा मैं यहाँ की आवाम को समझना चाहता हूँ कि यहाँ के आवाम जो बार बार एक चीज़ के मतलब किसी भी नेता को चुनते, तो कम से कम उसके अंदर की एक क्वालिटीज़ होती है, उसकी जो भी इनर क्वालिटीज़ होती है उसको भांपना ज़रूरी होता है। अगर मान लीजिए विकास, अभी जो विकास की बात है, तो हमारे बहादुरगंज विधानसभा में ना एक हमको लग रहा है कि यहाँ के आवामों का दिमाग में सिर्फ विकास वही है कि 2 पुल बन गया और रोड बन गया, ये विकास है। जबकि एक्चुअली में विकास का ये कुछ भी नहीं है। एक हिसाब से देखेगा, विकास वहाँ होगा कि आपके गाँव के किसान का सामान अच्छे रेट में बिक जाए, वो विकास होता है। लेकिन आज आप देखिए मक्के के किसान अभी भी रो रहे हैं, लेकिन उन्हें ना मुआवजा मिला ना कुछ मिला। तो यही चीज़ लगातार किसान लोग भी परेशान हैं और आवाज़ भी उठाया जा रहा है, लेकिन यहाँ के प्रतिनिधि जो है, मौजूदा विधायक है, वो मतलब मामले को संज्ञान में नहीं लेते हैं। क्या मतलब वो? नहीं, मुझे मौजूदा विधायक और मौजूदा सांसद से भी हमको थोड़ी प्रश्न है कि सर आप तो देखे होंगे कि यहाँ पे बाढ़ से कितने लोगों का जो मक्का का अनाज है वो रोड में रह के सड़ गए, खेतों में सड़ गए, लेकिन आज तक उनको जो किसी तरह का जो एक तरह का भत्ता या क्या बोलता है उसको, जो भी राशि मिलना चाहता था, सहायता मदद राशि, वो अब तक मुझे नहीं लगता है कि अभी तक पूरे परिवारों तक पहुंच पाए है। मेरे और दूसरी बात ये भी है कि मक्का के बारे में क्या हुआ कि बड़ा बड़ा बोर्ड लगा दिया, नेता अपना फोटो चिपका दिया, मक्का हाथ में है उनका, उसके बाद बोल रहा है कि उचित दाम पे मिलना चाहिए, किसानों के लिए हम साथ हैं। तो कहीं ना कहीं वो लोग राजनीति लेकिन क्या होता है, कहीं ना कहीं राजनीति, लेकिन क्या किया वो कि इस तरह का मतलब लोगों पे ये फैला दिया। मान ले कि आज हमें बैगना जाना है, बोर्ड लगा दिया, मक्का किसानों के साथ हैं हम, और इसका रेट हाई होना चाहिए, एकदम पूरा एकदम उस तरह का माहौल क्रिएट कर दिया। ठीक है, माहौल क्रिएट कर दिया। उसके बाद क्या हुआ कि भाई बैगना में अब अरे भाई हाँ फलां साहब आ रहे हैं, अब वो माहौल क्रिएट कर दिया। लोग काफ़ी तादाद में जुटे, किसान भी जुटे कि मेरे बारे में कुछ ना कुछ ज़रूर बोलेगा। उनको उम्मीद रहती है कि हो सकता है इनकी बात कुछ ना कुछ ज़रूर होगा, मेरे हक की बात बोलेगा या मतलब मक्का का रेट के बारे में बोलेगा। जाता है वहाँ पे क्या होता है, दूसरे का इसका खिलाफ वो करता है, उसका खिलाफ वो करता है, बस ये कह के बस वो वहाँ से रिटर्न। चुनाव नज़दीक है और बस झांसे के अलावा कुछ नहीं हुआ। इतना लोग जुड़े हमारे यहाँ के बहुत से प्रतिनिधि को, अब तक कोई फायदा नहीं मिला। मक्का का रेट कहाँ ज़्यादा हुआ? नहीं हुआ। चुनाव नज़दीक है और यहाँ के जो विपक्ष के प्रत्याशी हैं, जितने भी उम्मीदवार हैं, उनका बड़ा मुद्दा क्या होगा? देखिए, अभी अगर यहाँ पे एक जैसे कि एक लहर चली हुई है बदलाव की, तो मैं लगभग हर क्षेत्र में घूम के आया हूँ, लगभग बहादुरगंज विधानसभा के। तो जहाँ पे एक मीम की जो पकड़ है वो एक लेवल पे ठीक ठाक है, ठीक ठाक नहीं बहुत अच्छी है। लेकिन मीम के तरफ से जो इतने सारे फहरिस्त, जो 7-8 आदमियों का जो फहरिस्त बना हुआ है, तो मैं उनमें से किसी एक को फेवर कर ही सकता हूँ। तो मैं नाम नहीं बोलूँगा। मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर मान लीजिए आपके अंदर जब तक मेजोरिटी नहीं आएगी, आप अपने अंदर एक मतलब आप मानते हैं कि पार्टी
बहादुरगंज विधानसभा बदलाव के लिए बेहतर विकल्प है? नहीं, बेहतर विकल्प है, लेकिन अगर अभी जितने सारे बहादुरगंज विधानसभा में प्रत्याशी के रूप में उभरे हैं, अपने उम्मीदवारी के लिए दावेदारी ठोके हैं, तो उनमें से अगर किसी एक को मिलता है तो बाकी अगर उसके समर्थन में आते हैं तभी ये पॉसिबल है। अदरवाइज़ अगर कोई कहेगा कि मैं निर्दलीय आऊँगा, कोई कहेगा कि मैं और भी पार्टी का अप्रोच लगा रहा हूँ, कि बहुत सारे मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो इधर मीम की तरफ अपना दावेदारी पेश किए और कोई दूसरी तरफ भी अपना हाथ बढ़ा रहे हैं कि कहीं मुझे किसी तरफ से टिकट मिल जाए। तो ये एक और भी कई पार्टी है सर, ठीक है, और जैसे कहीं ना कहीं एमआईएम जो है मुस्लिम और इसमें हिंदू मुस्लिम की राजनीति करता है, जैसे लगातार आप देख भी रहे हैं, ठीक है, तो क्या कहना चाहते हैं इसमें आप? देखिए, हिंदू मुस्लिम की राजनीति का बात जहाँ तक आता है, बहादुरगंज विधानसभा में खासकर बीजेपी और मतलब हिंदू मुस्लिम को ही लेकर के लगातार जो है लोग यहाँ पे नेता चुनते हैं। यही हमारी कमी रही है। और अभी जो एक बात सच में है कि एमआईएम को एक मुस्लिम पार्टी माना जाता है, लेकिन अगर एक बात आप गौर करेंगे तो हमारे बहुत सारे ऐसे जैसे कि एमआईएम के जो अब सदर, जो सेंट्रल सदर है असदुद्दीन ओवैसी साहब, आप उसके पास अगर देखेंगे उसकी जितने सारे इसको सुनेंगे इंटरव्यूज़ को, तो वो सिर्फ कभी भी इस्लाम के लिए, सिर्फ मुसलमानों के लिए आवाज़ नहीं उठाए हैं, वो दलितों के लिए भी आवाज़ उठाते हैं, वो हर किसी के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। लेकिन एक जो ये सच में है कि उसका एक इमेज है जो मुस्लिम पार्टी का। तो इस चीज़ को अगर इस चीज़ को अगर सोच के अगर वोट करेगा यहाँ पे बहादुरगंज विधानसभा में कि ये मुस्लिम पार्टी है, हमको इसी को वोट करना है, तो यहाँ पे वोट डिवाइड होगा, क्योंकि कांग्रेस भी एक सेक्युलर दल मानी जाती है। और सेक्युलर दल में अगर कांग्रेस को लेते हैं, आप आरजेडी को लेते हैं और जेडीयू को लेते हैं, तो बीजेपी और मीम को सब कुछ सोचता है कि ये लोग एक कट्टरवादी पार्टी है। लेकिन एक्चुअली में मुझे नहीं लगता है कि ऐसा है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो विधानसभा में, लोकसभा में अख्तुल इमाम साहब को 2,93,000 समथिंग जो वोट आया था, इतना नहीं आता। तो मुझे लगता है कि नहीं, हिंदू मुस्लिम जैसे आप कहना है, आपका कहना कि मतलब हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं करता है, कि ये कहना चाहते हैं आप? नहीं, देखिए, सॉफ्ट कॉर्नर है, मुस्लिम का सॉफ्ट कॉर्नर है, ये मैं मानता हूं। पार्टी में जैसे कि नॉन मुस्लिम भी होना चाहिए ना, सिर्फ मुस्लिम ही चेहरे नज़र आ रहे हैं, क्यों? विधानसभा की तैयारी चल रही है, आप चारों विधानसभा यहाँ पे ले लीजिए, कोचाधामर में भी देख लीजिए। आपको मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे दे सकता हूँ। सुनिए सर, बता दीजिए मुझे। कैंडिडेट्स तो नहीं है, लेकिन उसके वर्कर्स हैं, आप संतोष चौधरी को जानते होंगे। एक ही ना सर मात्र, और भाई हो सकता है कि यहाँ के देखिए कोई नया से उसको निष्कासित कर दिया। पार्टी का वो अंतरिम मामला था, लेकिन उसके खिलाफ मैंने भी पोस्ट किया था कि उसको निकाला गया। तो जिस मामले से अगर निकाला गया है, उसका मतलब एक मीडिया के सामने में आके उसका बारे में उजागर करें कि जिस पे वो आरोप लगाया, क्या वो तथ्य सही था या गलत था। लेकिन मैं तो कोई सी उस पार्टी से रिलेटेड आदमी हूँ नहीं, मैं खुद उस पार्टी से इतना नहीं रखता हूँ ये इत्तेफाक। लेकिन जब वो घटना हुआ था, उस घटना का मुझे इतना पूरी जानकारी नहीं कि क्या मामला था, नहीं था, वो पार्टी का अंतरिम मामला था, वो पार्टी का वो डिसीजन है। क्या सवाल लड्डू सरकार साहब आपसे पूछना चाहता हूँ कि मैडम तारा श्वेता को पार्टी की तरफ से मतलब निष्कासित किया गया, तो पार्टी जब वो ज्वाइनिंग ली थी तो पार्टी से उसको पहचान मिला या खुद वो एक ब्रांड थी? ब्रांड वगैरह तो हम नहीं मानते हैं, कोई चीज़ ब्रांड होता है, लेकिन ये है कि उनका व्यक्तित्व अच्छा था तारा श्वेता मैम की, लेकिन वो एक प्लेटफॉर्म कहीं ना कहीं खोजना था उनको। पार्टी में उसको आने से पार्टी को ज़्यादा मतलब हाँ, कोई भी देखिए, आज के डेट में अगर आप भी पार्टी में जुड़ेंगे या हम भी एक कार्यकर्ता के रूप में जुड़ेंगे, तो जाहिर सी बात है कि मजबूत होता है पार्टी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तारा श्वेता भी थी, तारा श्वेता भी जुड़ी, तो इसमें यह है कि उनको भी मजबूती मिली, पार्टी को भी मजबूती मिली। अब इंटरनल मामला क्या हुआ पार्टी और उनके बीच, ये जानने का विषय है। और मैं यहाँ रुकना चाहूँगा। हाँ जी, बोला जाए सर। तारा श्वेता की जो बात है, तारा श्वेता खुद एक अलग पहचान थी, पार्टी से उनको पहचान नहीं मिला है, ठीक है, पार्टी को तारा श्वेता की वजह से पहचान मिला, जो फैक्ट बात है। कहीं ना कहीं आदमी एक स्टेज खोजता है। आज के डेट में बहादुरगंज में ही पैसे से एक डॉक्टर कहीं ना कहीं स्टेज खोजता है। नहीं, मैं कहूँगा अगर पॉलिटिक्स में वो नहीं आती तारा श्वेता, तो एक डॉक्टर के रूप में इतनी वो फेमस नहीं थी जितना वो पॉलिटिक्स में आने के बाद हुई। मैं ये नहीं कहता हूँ कि सिर्फ मीम, इससे पहले वो जनाधिकार पार्टी में आई थी, वो जनाधिकार पार्टी में थी, सोशल एक्टिविटीज में थी, लेकिन मैं उसको नहीं जानता था। मैं उसको कब जाना, जब वो पद यात्रा में पप्पू यादव के साथ आई, तब मुझे पता चला कि वो जनाधिकार पार्टी की कोई महिला। अच्छा, मैडम के मतलब कामों को मतलब किस नजरिए से देखते हैं आप?
मैं मैडम राजनीति से हटके भी जितना राजनीति में जब नहीं आई थी उससे पहले भी वो सोशल वर्क बहुत सारा किया, चाहे वो फ्लड में हो या फिर राशन बांटने का हो या कोरोना में हो। मतलब वो हमेशा से पार्टी से हटके भी काम करने की कोशिश किया, हमेशा गरीब लोगों का या फिर किसी मतलब लाचार लोगों का मदद करने में हमेशा उनका योगदान रहा है, जो फैक्ट नहीं, है। मैडम का शोहरत है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है उनका, लेकिन आखिर हम ये कहते हैं कि वो एक प्लेटफॉर्म में आना क्यों चाह रही थी? जब उनको इतना लोकप्रियता था, लोग सब जानते थे, पार्टी तो में इज्जत नहीं मिला, इज्जत नहीं, वो छोड़ने की बात नहीं, हर किसी को कुर्सी की चाह रहती है ना। तो प्लेटफॉर्म आज के डेट में बहादुरगंज विधानसभा में मीम का प्लेटफॉर्म आदमी क्यों खोज रहा है? अगर आदमी को इतना ही शोहरत है, इतना जान पहचान है, वो विधानसभा इलेक्शन ही लड़ना चाह रहा है। देखिए, तारा सोतारिया कब आई इसमें मीम में? जब मीम का पूरा हवा चल रहा था अब्दुल इमाम का लोकसभा इलेक्शन में, तब आई। उससे पहले वो किस में थी भाई? तो इसमें आप एक चीज़ कह सकते हैं कि तारा सोता आने के बाद पार्टी फेमस नहीं हुए, पार्टी खुद ब खुद एक स्टैंड कर चुकी है यहाँ पे, उसके बाद वो एंट्री की है। तो इसलिए मैं नहीं, और एक चीज़ है वो उसका पॉलिटिकल करियर एक अलग चीज़ है, पॉलिटिकल करियर एक अलग चीज़ है, पार्टी में क्या हुआ नहीं हुआ ये हम लोग नहीं जानते हैं, लेकिन ये चीज़ है वो अच्छी राजनीति कर रही थी, अच्छी मदद कर रहे थे गरीबों का, इसके लिए मैं गरीबों का भला हो रहा है। जी, ये बहुत अच्छी बात है, हो रहा था। कामों को आप किस नज़रिए से देखते हैं? नहीं, देखिए उसका जो सोशल एक्टिविटीज़ है उसके बारे में मैंने पता किया बहुत जगह जी। उसका अच्छा होता था, जगह ठाकुरगंज में उन्होंने इस बार बाढ़ में अच्छा मदद करवाया और लॉकडाउन में भी उन्होंने अच्छा खासा मदद करवाया, तो ये अच्छी बात है। एक पॉलिटिकल, अगर मान लीजिए कोई पॉलिटिक्स कर रहा है, सपोज अगर वो पॉलिटिक्स के थ्रू ही अगर वो किसी तरह का अगर मदद कर रहा है तो हमको मदद से मतलब है। अगर आप ऐसा समझेंगे तो हमारे इजहार एसपी साहब भी मदद कर रहे थे जैसा तारा सोता कर रही थी, लेकिन तारा सोता किसी पार्टी से जुड़ी नहीं थी, इसलिए उन्होंने किसी तरह का उसमें एडवर्टाइज नहीं किया और इसने किया, तो इस चीज़ को हम नहीं मानेंगे। पॉलिटिक्स एक अलग चीज़ है, वो सोशल एक्टिविटीज़ है तो है। अभी भी कोचाधामन विधानसभा से हैं आप सर, चुनाव सरगर्मी माहौल जो है काफ़ी तेज़ है और लगातार जो है हर जगह मतलब कैंपेनिंग हो रहा है और सभाएं मतलब जो है लोग कर रहे हैं। तो आप बताइए कोचाधामन विधानसभा मतलब आपकी बार विपक्ष के लिए बड़ा मुद्दा क्या होगा, बताइए। देखिए, सियासत के गलियारों में आपको पता ही है कि अभी खासकर कोचाधामन का जो है उत्तरी कोनिया मुकाबला है ना। अच्छा, तो इस बार विपक्ष का जो मुद्दा रहेगा, तो विपक्ष में दो है इस बार, ठीक है। एक तो आपका मीम है, दूसरा राजद कांग्रेस की जो गठबंधन है। तो अभी राजद कांग्रेस की गठबंधन का जो टिकट है वो अभी फाइनल नहीं हुआ है, इसके बाद ही फाइनल होने के बाद ही मैं अभी कुछ बता सकता हूँ आपको। मीम की तरफ से हो गया, मीम की तरफ से इजहार एसपी साहब का फाइनल हो चुका है और प्रचार प्रसार भी जोरों से चल रहा है। लेकिन अभी आप एक चीज़ पूछ रहे थे, जी जी, एक चीज़ बोल रहे थे अभी, जी बोलिए। कि हमारे कोचाधामन में अच्छा विकास हुआ है, हमने एक अच्छा विधायक चुना जो लगातार हर क्षेत्र में काम किया, फिर आपको विधायक बदलने की क्यों जरूरत पड़ रही है? नहीं, लोगों का अलग अलग मूड हो सकता है। नहीं, एक चीज मतलब एक चीज़ मैं ये कह रहा हूँ, नहीं मैं लोगों का ही प्रतीक है, क्योंकि भैया वहाँ के हैं, वहाँ से अच्छी तरह बता सकते हैं। मैं सोचता हूँ कि अगर सीमांचल में अगर कोई भी नेता है जो पब्लिक के दिलों को जीत के रखा है, मैं हर एक चीज़ को डेवलपमेंट से नहीं जोड़ रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि कुछ ऐसा चीज़ है जो डेवलपमेंट से हट के एक इंसानियत होती है। विकास हुआ है उनके बारे में बताएंगे, खुल के बताएंगे। विकास तो हुआ है, नो डाउट विकास हुआ है कोचाधामन में। क्या विकास हुआ है, नाम गिनाइए जी। मैं आपको बताता हूँ, मैं अपने डेरामारी पंचायत की बात कर रहा हूँ। 1,13,00,000 की लागत से हमारे यहाँ मिनी ब्लॉक पंचायत भवन दिया है, ठीक है। पूरे विधानसभा में सिर्फ 4 का अलाउड था, जिसमें से हमारा डेरामारी पंचायत है। फिर 560 बेड का 560 बेड का अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय दिया है, फिर पावर हाउस भी दिया है। यहाँ पे 7 पावर हाउस है। बिल्कुल नहीं, हमारे डेरामारी पंचायत में भी दिया है, तो विकास हुआ है, नो डाउट। लेकिन यहाँ कहीं ना कहीं पार्टी को लेके यहाँ लोग विचार कर रहे हैं कि पार्टी को लेके विचार कर रहे हैं। तो विकास किया तो उसको मतलब जैसे कि फिर से दोबारा मौका मिलना चाहिए, ये तो लोग फैसला करेंगे। बिल्कुल, जब तक गठबंधन का टिकट फाइनल नहीं होता है तब तक मैं अभी लोग कुछ नहीं कर सकते। जी जी, एक चीज़ मैं काउंटर करना चाह रहा हूँ कि जैसा कि अभी हर एक क्षेत्र से अगर देखिएगा तो मास्टर मुजाहिद ने बहुत अच्छा काम किया, फिर उसकी पार्टी को देख के उसको क्यों आदमी निगलेक्टेबल समझते हैं? क्या काम किया? तो मैं आपसे यहाँ पे एक प्रश्न करना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे कहीं ना कहीं
हमारे समाज में अभी भी जाति प्रथा और ये पार्टी प्रथा की वजह से हम लोग पिछड़े जा रहे हैं, जो लगातार पिछले साल से हम लोग एक परंपरा समझ लिए हैं। एक सेकुलर के नाम से हम लोग ठगे जा रहे हैं, सेकुलरिज्म के नाम से। क्या ये बेवकूफ़ी नहीं है? एक विधायक आकर के आज तरक्की कर रहा है, फिर भी हम लोग उसको किसी पार्टी की वजह से कोचाधामन में विरोध का सामना करना पड़ रहा है। ये नहीं लोग मतलब सड़कों पर आकर के मतलब विरोध करते क्या? नहीं तो सर ऐसा है ना कि हर इंसान को हर इंसान को मतलब खुश नहीं रख सकता, चाहे वो कोई भी हो, ठीक है। कहीं ना कहीं थोड़ा सा मतलब डगमगाया गया है, कहीं ना कहीं कुछ जगह पे बाढ़ में कटा है, लेकिन सब काम हो रहा है, नो डाउट काम मतलब कोचाधामन विधानसभा में त्रिकोणीय मुकाबला है, यही कहीं ना कहीं कांटे का टक्कर है बिल्कुल इस बार। और एक बात ये भी जान लीजिए, जब तक विपक्ष आपका मजबूत नहीं होगा तब तक काम भी नहीं होगा, ठीक है। तो कोचाधामन में विपक्ष मजबूत है, इस वजह से आज जो भी मौजूदा विधायक बहादुरगंज में कौन विपक्ष मजबूत है वो भी हम बता रहे हैं। कोचाधामन में विपक्ष मजबूत है, जिसके वजह से आज मौजूदा विधायक को गली गली घर घर जाना पड़ता है, ठीक है। तो वहाँ पे विपक्ष मजबूत होने की वजह से आज काम हो रहा है। बहादुरगंज की बात कर रहा हूँ, और बहादुरगंज की बात कर रहा हूँ। कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा विपक्ष का अगर कोई काम किया है तो युवा संगठन किशनगंज किया है। इस बात को आप माने या ना माने, लेकिन विपक्ष का काम किया है। और बहादुरगंज विधायक को अगर घर से निकलने का काम किया है तो कहीं ना कहीं युवा संगठन का बहुत बड़ा रोल है। अब बताइए, यहाँ पे एक संगठन विपक्ष का काम कर रही है और वहाँ पे एक पार्टी के लोग विपक्ष है, कितना फ़र्क है? ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है कोचाधामन और बहादुरगंज में। अब देख लीजिए कितना फ़र्क है। और हमारे यहाँ विपक्ष मजबूत नहीं है, कुछ नेता थे या कोई संगठन थी, युवा संगठन, जो बाहर आए लोगों को मुद्दे के बारे में बताया। कि देखिए बहादुरगंज विधानसभा में यहाँ की जो क्षेत्रीय पार्टी में देखिएगा तो आरजेडी, जेडीयू, ये दो पार्टी क्षेत्रीय, सुनिए क्षेत्रीय ये दो पार्टी मजबूत है। लेकिन ये दो पार्टी क्या होती है, दो नेशनल टीम जैसे कि एनडीए और क्या यूपीए, उसमें घुस जाती है। तो मसवी जैसा कि हम लास्ट टाइम के बारे में बता रहे हैं कि आप इससे पहले हमारे एनडीए के प्रत्याशी आए थे सेकंड, तो वो एक तरह का विपक्ष हुए। लेकिन उसे मैं बीजेपी का किसी भी वर्कर्स को, किसी भी कैंडिडेट्स को आज तक नहीं देखा हूँ कि वो इलेक्शन से पहले कभी फील्ड आया हो। हाँ, ये चीज़ बहुत बड़ी बात है। और दूसरी बात जैसा कि आरोप भी है, मौजूदा विधायक का आरोप भी है कि भाई 4.5 साल वो लोग किस बिल में घुसे रहते हैं। नहीं, मैं वही चीज़ बोल रहा हूँ कि अब जब चुनाव लड़ना चाहते हैं साहब, आप चुनाव भी लड़ना चाहते हैं और फिर क्षेत्र में एक्टिव नहीं रहते हैं। जान लीजिए, अब विपक्ष के रूप में एक नई पार्टी आई है हमारे बहादुरगंज विधानसभा में, जिसका नाम MIM है। तो आज विपक्ष के रूप में अभी वो घर घर दौड़ रहा है, लोगों के बीच जा रहा है। तो मौजूदा विधायक का भी शिलान्यास आप देख ही रहे हैं, तेजी से हो रहा है। बहुत रोडों का काम भी शुरू किया गया है, ऐसा नहीं कि काम नहीं कर रहा है, वो जगह जगह काम तो दिखता है, बोलता है। हाँ, नहीं 2-4 रोड ऐसे हैं जिनका काम हो रहा है। तो ये विपक्ष का नया जो विपक्ष आया है अभी बहादुरगंज विधानसभा में, कहीं ना कहीं उसका भी रोल है। और इस बार त्रिकोणीय मुकाबला होगा। अब यहाँ पे देखेंगे कि आपका यहाँ जेडीयू टिकट देती है या बीजेपी टिकट देगी, तो इन दोनों में से फैसला हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे त्रिकोणीय मुकाबला होगा, इसमें कोई शक नहीं। और जो भी MLA या कोई भी चुन के आएगा, इस बार काम होगा। अब हम लोग भी कोचाधामन से पीछे नहीं रहेंगे, इंशाल्लाह, हम यही उम्मीद करते हैं। हाँ, यहाँ के जैसे प्रतिनिधि जितने भी हैं और कैंपेनिंग करते हैं, सभा लगाते हैं, वहाँ पर अपने बारे में बताते हैं, उसके बाद कहते हैं कि हम विधानसभा में जीतने के बाद पूरे विधानसभा की तस्वीर, वो तकदीर बदल देंगे। तो क्या कहना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे ऐसा कोई 4 काम आप बताइए जो नहीं हुआ हो अब तक? देखिए काम जो आगे चल के मतलब एक इतिहास के इसमें लिखा गया है। मुझे एक छोटा सा काम नज़र आता है। कौन सा? मैं बचपन से अब तक देख रहा हूँ जी। मैं रसला स्कूल में जब से पढ़ता था अब तक, हाँ, एक जो जहान अली मस्तान बस टर्मिनल जो बना है, आज तक मैं उसे कभी स्वच्छ नहीं देखा, हाँ, कभी साफ सुथरा नहीं देखा। हाँ, बिल्कुल। एक वो दूसरा, जब मैं रसला स्कूल में पढ़ता था तो तब बहादुरगंज के हॉस्पिटल में उतना ही मुझे स्टाफ लगता था, उतना ही स्टाफ थे। अभी एक चीज़ देखे होंगे आप, बड़े बड़े हॉस्पिटल के बिल्डिंग्स बन गए, लेकिन वहाँ पे डॉक्टर्स की कमी कितना है आप ये देख रहे होंगे। और स्कूल्स की बिल्डिंग की तो पूछिए मत, 2 फ्लोर 3 फ्लोर के बने हैं, लेकिन वहाँ पे टीचर्स की कमी आप देख रहे हैं। तो एक तरह का यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा कि जितने सारे सरकारी संस्थाएँ हैं, उसकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट बहुत लार्ज लेवल पर हुई है। लेकिन इससे कहीं ना कहीं एक चीज़ प्रतीत होता है कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट की वजह से यहाँ की पब्लिक को नहीं बल्कि यहाँ के ठेकेदार को फ़ायदा हुआ है।
बहुत ये सारे चीज़ दोस्त समझने की लाइव जरूरत को देख रहे हैं। मैं उन सभी दोस्तों से अपील करता हूं कि आप लोग अगर कोई सवाल है आप लोगों के मन में ध्यान में, तो आप लोग सवाल कमेंट बॉक्स में रखें, उसका जवाब हम इन लोगों से लेंगे, ठीक है। और फिर ठीक है, बहुत सारे दोस्त देख रहे हैं, ठीक है, और उन लोगों का भी सलाम जी। और सवाल एक सर कि शिक्षा से जुड़ा हुआ सवाल है। लॉकडाउन रहा और कई महीने से स्कूल बंद है, प्राइवेट स्कूल बंद है, निजी संस्थाएं बंद है, सरकारी स्कूल बंद है, बच्चे घर में रह रहे हैं। शहर में जो बच्चा रहता है तो वो पैसे वाले हैं, पैसे बड़े घर का बेटा है तो वो लोग ऑनलाइन क्लास कर लेते हैं, ठीक है। और ग्रामीण क्षेत्र के इलाके के जो बच्चे हैं, ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे जो हैं वो ऑनलाइन क्लास कैसे करें, उनके लिए क्या सुविधा? सरकार ने अब तक कुछ नहीं किया, आप इनके बारे में क्या बताएं? नहीं, इस बार इस मुद्दे को जो है तो सच में सरकार विफल है यहाँ को लेके, क्योंकि खासकर शिक्षा के क्षेत्र में ध्यान देना चाहिए, हर हाल में ध्यान देना चाहिए। बच्चे का फ्यूचर, आप मॉल खोल रहे हैं, आप सब खुल रहा है आपका, जी। चुनावी सभा हो रहा है लेकिन स्कूल नहीं खुल रहा है, ये बहुत दुख की बात है। बच्चे का फ्यूचर बर्बाद हो रहा है इसमें। ग्रामीण क्षेत्र के जो भी बच्चे हैं सबका मतलब सत्यानाश हो रहा है, जो फैक्ट है। तो जी बिल्कुल। शहरी क्षेत्र के बच्चे जो हैं ऑनलाइन क्लास करते हैं, ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे हैं वो मतलब घर पर ही रह जाते हैं, स्कूल नहीं, उन लोगों का कोई जरिया नहीं। तो आप ये बताइए सर, कहीं ना कहीं मतलब नीतीश सरकार जो है सोतेलापन व्यवहार ये शहरी और गांव वाली बात नहीं है। यहाँ पे एक चीज़ समझ लीजिए कि ये जो ऑनलाइन क्लास की सुविधा है ये सिर्फ प्राइवेट सेक्टर स्कूल्स के लिए है। अब गवर्नमेंट सेक्टर में प्राइवेट स्कूल बंद है ना सर? मैंने एक चीज़ मैं बता रहा हूँ कि जितने सारे हाई लेवल के हैं, जो अमीर तबके के बच्चे जी। हैं और जो नीचे लेवल के हमारे मिडिल क्लास और गरीब तबके के बच्चे हैं, उसके पास ऑनलाइन तो बड़ी दूर की बात। अगर मेरे पास ये मोबाइल है भी तो यहाँ पे नेटवर्क इतनी स्लो चलती है कि हम ऑनलाइन क्लासेज नहीं कर सकते हैं। मेरे घर में भी 2-4 बच्चे हैं जो चाह रहे हैं कि हम ऑनलाइन क्लासेस करें, लेकिन 1 घंटे की क्लास में बफरिंग होता है इतना कि वो क्लास नहीं कर सकता है। सुविधा होनी चाहिए ना सर, कहीं ना कहीं सरकार हर यहाँ पे नेटवर्क की प्रॉब्लम है। एक मतलब अगर आप ऑनलाइन क्लासेस करना चाहते हो यहाँ की नेटवर्क स्ट्रॉन्ग कीजिए ना सर, वो भी खत्म। दूसरा एजुकेशन तो दंदनादन चल रहा है। एक हर तरह से आप एजुकेशन सिस्टम का एक तरह का मतलब सुनिएगा अगर, तो यहाँ पे जो बेसिक्स अभी जो बेसिक लेवल की जितने सारे छात्र हैं, चाहे वो 1 क्लास 2 क्लास 3 क्लास, उन सब के बच्चों का आप अगर सोचेंगे, जो गरीब तबके के हैं वो लोग तो कहीं ट्यूशन नहीं लेते हैं, तो उन लोग का पढ़ाई का आप सोचेंगे तो वो बहुत बैक चला। आप खुद एक टीचर हैं, आप जानते होंगे कि जो बच्चा अगर 2-4 माह लगातार पढ़ाई से दूर रहेंगे तो उसका पढ़ाई में दोबारा वापस आना कितना कठिनाई होता है। तो एक तरह का सरकार को चाहिए था कि किसी तरह का, जैसे कि वो एक भी एग्ज़ाम नहीं दिया बच्चा, 5 महीने से कोरोना की वजह से जो है, लॉकडाउन की वजह से स्कूल भी बंद है, लेकिन अभी वो जो है फाइनल 8 क्लास का टीसी काट के 9th में एडमिशन हो जा रहा है। क्या कहेंगे आप इस पर? वही बोल रहे हैं ना, एक तरह का मतलब बच्चे का जो बेस है ना उसको बिल्कुल बर्बाद किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं मैं बोल रहा हूँ कि सिर्फ हर बात में अपने विधानसभा को ही घेरना अच्छी बात नहीं है। मैं कहता हूँ यहाँ पे विधानसभा की बात, मैं ये बोल बिहार की बात, यहाँ की जो सरकार है उसकी जो ये नीति है दिन ब दिन गिरते जा रही है। एजुकेशन लेवल उसका, इसको कुछ सोचना चाहिए उसको। यहाँ की स्वास्थ्य विभाग को देख लीजिए आप ही के द्वारा में बहुत सारे ऐसे उप स्वास्थ्य केंद्रों को देखा जो बन के पड़ा हुआ है, जो एक तरह का मतलब सरकारी रिसोर्सेज का यूज किया गया लेकिन वो बर्बाद होकर मतलब पर के सर रहा है। तो इन चीज़ों पर सरकार को ध्यान देना चाहिए कि हम कैसे इन चीज़ों को सुचारू रूप से चलाएँ। एक एजुकेशन सिस्टम अभी जो चलवा रहे हैं आप, तो अगर ऑनलाइन क्लासेस की आप बात कर रहे हो तो भाई हर स्कूल में आप ऑनलाइन सुविधा करवाओ ना। गवर्नमेंट जितने सारे स्कूल हैं आप सब में सुविधा करवाइए, उसका बच्चा अपने आप पढ़ेगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अभी हर तरह का आप पॉलिटिकल रैलियों के लिए आप अलाउ किए हैं किसी तरह का। मैं अब देख रहा हूँ कि लगभग वो चीज़ हो रहा है, तो अब स्कूल को भी धीरे धीरे खोलिए। अगर नहीं हो रहा तो छोटे लेवल का ही 1 to 5 के बच्चों को। कोरोना धीरे धीरे खत्म हो गया? नहीं, कोरोना का प्रकोप खत्म नहीं हुआ, कोरोना का डर खत्म हुआ। डर खत्म हो गया। जी बिल्कुल, जगह जगह भीड़ देख रहे हैं आप। जी बिल्कुल बिल्कुल। जी। तो अब चलिए, यहाँ पूछा है तो बताइए आप दिलकश साहब, कोई दोस्त अगर सवाल दिए हैं तो उनका सवाल ले लेता हूँ। जी, जो एक तरह का मतलब सरकारी रिसोर्सेज का यूज किया गया लेकिन वो बर्बाद हो गया। चल, बहादुरगंज विधानसभा को लेकर के एक सवाल करा करता हूँ। जी सुचारू रूप से चलाएं। जी, मोहम्मद इकराम साहब जो है वो करीबी दोस्त हैं, वो उन्होंने मतलब सवाल किया है, एक भी हॉस्पिटल नहीं, क्या कहना चाहते हैं आप?
आप हॉस्पिटल उप स्वास्थ्य केंद्र का वैसे भी शुरू से यहाँ बहुत खुले में प्रसव यहाँ पे किया जाता हाँ, है। एक वीडियो सोशल मीडिया में काफ़ी वायरल हुआ, जिसमें दिखाया गया कि खुले में यहाँ पे प्रसव हो रहा था। ये हमारे बहादुरगंज की बात है। तो ऐसे इसको देख के बहुत अफसोस होता है। बहादुरगंज की नहीं बात है, उप स्वास्थ्य केंद्र और यानी हॉस्पिटल हर का जो जगह का मामला ही। है ये पूरे जिला में मैंने देखा है कि मतलब पूरे जिला में फेल है। जी। मेरे डेरामारी पंचायत में एक उप स्वास्थ्य केंद्र है, लेकिन किसी को पता भी नहीं है कि हॉस्पिटल है। अच्छा। पता ही नहीं है किसी को, यहाँ तक कि हमारे मुखिया को भी नहीं पता है कि हॉस्पिटल है। अच्छा। तो यहाँ की हालात देखिए आप हॉस्पिटल की, मतलब बिल्कुल विफल है। तो वहाँ के मौजूदा विधायक को तो भी ध्यान आकर्षित करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए और मैं उनसे सबकी जिम्मेदारी है। बिल्कुल बिल्कुल। आप एक समाज सेवी हैं, आपकी भी जिम्मेदारी। जी, मैंने मुद्दा उठाया है और इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं इस पे काम भी करूँगा। और मैं इस बार चुनाव, इसीलिए यही बदहाली के कारण मैं चुनाव भी लड़ना चाहता हूँ। बस लोगों का प्यार और सपोर्ट मिले इंशाल्लाह आगे। पंचायत चुनाव लड़ना। बिल्कुल बिल्कुल, पंचायत चुनाव डेरामारी पंचायत से अब की बार मुखिया का चुनाव लड़ना चाहता हूँ, वहाँ की बदहाली को देखते हुए। तो मैंने बहुत सारे मुद्दे पे मतलब देखा है, यहाँ की बदहाली को देखा है, इसलिए मैं अब चुनाव लड़ने का फैसला किया हूँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लगातार जो है इस लाइव वीडियो को देख रहे थे। कई मुद्दे की बात दोस्तों के साथ में हाजिर थे, चाय पर चर्चा कर रहे थे। पत्ती मिल बिरना में इस वक्त हम लोग मौजूद हैं और शहंशाह अकबर साहब साथ में मौजूद हैं और लड्डू सरकार और करीबी दोस्त जो है एहतसाम राही साहब, जो डेरामारी पंचायत से बिलोंग करते हैं, वो दिलकश रजा वो मौजूद है यहाँ पर। और कई सवालों का मतलब जवाब दिया इन लोगों ने, कई तीखे सवाल इन लोगों से किया गया, सभी सवालों के जवाब मिला और आप लोग देखे भी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया लाइव में जुड़ने के लिए।